So today's topic is relation between F and R for मिरर. ठीक है, कर्व मिरर हो उनके लिए F और R के बीच में रिलेशन कैसे फाइंड करते हैं वो देखते हैं. तो चाहे वो कॉनकेव मिरर हो या कॉन्वेक्स मिरर हो, दोनों के लिए रिलेशन सेम आएगा. पहले बाय डिफॉल्ट मैं कॉनकेव के लिए निकालूंगा और फिर कॉन्वेक्स के लिए भी वो चीजें उसी तरीके से फॉलो होंगी. ठीक है, देखिए, लेट्स सपोज ये हो गया हमारा एक कॉनकेव मिरर. बनाने के लिए मैंने इसे बहुत लार्ज साइज का बनाया ताकि क्लैरिटी बढ़िया रहे, आपको दिखे अच्छे से. लेकिन ये जो मिरर है वो इस साइज का मिरर, इस साइज का, स्मॉल अपर्चर, वेरी स्मॉल अपर्चर. ठीक है, बहुत छोटा सा मिरर. तो ये इसके अंदर एक अजम्पशन चलती. ये हो गई हमारी प्रिंसिप यानी कि प्रिंसिपल एक्सिस. एक रे हमने पैरेलल ड्रॉ करी. तो शायद ये रूल मैंने बता रखा है पहले भी कि जो भी रे पैरेलल होती है प्रिंसिपल एक्सिस से, वो हमेशा आफ्टर रिफ्लेक्शन कहां से पास होती है? फोकस से. तो पहले इसके लिए फोकस पॉइंट बना दे और सेंटर पॉइंट बना दे. तो अब इसके लिए सेंटर पॉइंट और फोकस पॉइंट कैसे बनेगा? माइंड में इसका स्क्वायर कंप्लीट कर लो. अब क्योंकि बोर्ड पे बना रहे हैं तो माइंड में इसका सर्कल कंप्लीट कर लो. है स्फेरिकल मिरर, तो इसलिए हमने 2D फिगर के अकॉर्डिंग, मतलब बोर्ड पर 2D दिख रहा है तो इस वजह से इसको माइंड में कंप्लीट कर लिया. ये मुझे इसका नजर आ गया सेंटर, और ये इसका हो गया पोल. C और P के बीच की डिस्टेंस हो गई R यानी कि रेडियस, रेडियस ऑफ कर्वेचर. और अभी फिलहाल मैंने यहाँ पे F पॉइंट दे दिया, बाद में पता चल जाएगा यही मिड पॉइंट है, तो मैंने स्टार्टिंग में यही बना दिया. प्रूव करेंगे कि ये F इज द मिड पॉइंट या F और R में रिलेशन क्या आने वाला है. तो ये रिलेशन आने वाला है सर, F इज इक्वल टू R/2. ये हमें प्रूव करना है, ये रिलेशन हमें फाइंड आउट करना है. कैसे करते हैं वो देखते हैं यहाँ पर. ठीक है, तो देखिए यहाँ पर कैसे हम इस रिलेशन को फाइंड करेंगे. तो सबसे पहले हमने क्या किया, एक रे इंसिडेंट रे पैरेलल ड्रॉ करी. लेट सपोज इस रे को नाम दे दिया हमने A. मिरर के जिस पार्ट पर ये हिट हुई वहां पे हमने पॉइंट बोल दिया B. जब भी कहीं पे भी ये मिरर के किसी भी पॉइंट पे कोई इंसिडेंट रे हिट हो, उस पॉइंट पर तुरंत एक क्या ड्रॉ कर दो, नॉर्मल. तो वो नॉर्मल क्या होगा? सेंटर को ज्वाइन करने वाली लाइन उस पॉइंट से. क्यों होगा? क्योंकि हमें पता है कि अगर कोई स्फेयर है या कोई सर्कल है तो रेडियस और टेंजेंट हमेशा आपस में क्या होती है? परपेंडिकुलर. तो अगर इस सरफेस के किसी भी पॉइंट को ले लो तो उतने से पॉइंट पर ये तो हो गई, यानी कि सरफेस के इतना सा हिस्सा तो उसके लिए क्या करा गया? वो पॉइंट जहां पर टेंजेंट ड्रॉ कर रहे हैं, यानी कि वो पॉइंट एक तरह से क्या काम कर रहा है? टेंजेंट का. तो इसकी जो रेडियस होगी वो क्या होगी? इसके परपेंडिकुलर. तो यहां पर कोई भी, अब इसका मतलब कॉन्सेप्ट हमने क्या सीखा कि कभी भी स्फेरिकल पोर्शन हो, सेंटर से स्फेयर के किसी भी पॉइंट को मिला दो, उस पॉइंट के लिए लाइन CB विल ऑलवेज एक्ट एज नॉर्मल. तो यहाँ पर ये CB लाइन ही किसका काम कर रही है? नॉर्मल लाइन का. अगर ये इंसिडेंट रे है तो नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच का जो एंगल होता है वो होता है एंगल I. हमें पता है कि एंगल I, अगर ये एंगल I है तो अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ये जितने से भी रिफ्लेक्ट होगी वो एंगल कितना होना चाहिए? एंगल R. और दूसरा रूल हमें पता है कि जो भी रे पैरेलल होती है वो आफ्टर रिफ्लेक्शन कहां से पास होती है? फोकस पॉइंट से. तो ये फोकस पॉइंट बना दिया मैंने. तो अगर ये एंगल I था तो ये एंगल R होना चाहिए, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन. देखिए वापस से, अगर किसी को कोई भूल गया हो तो, ये इंसिडेंट रे जहां हिट हुई वहां पे क्या ड्रॉ किया? नॉर्मल. नॉर्मल क्या होता है? सरफेस के परपेंडिकुलर लाइन. ये सरफेस B वाली सरफेस के परपेंडिकुलर लाइन कौन होगी? रेडियस. यहां पर ये नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच का एंगल I. तो अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ रिफ्लेक्शन जो भी रे इस तरह से बाउंस बैक होगी कि एंगल I और एंगल R इक्वल रहे. ये रहा एंगल I, एंगल R, और CB इज एक्टिंग एज अ नॉर्मल. ठीक. लेट सपोज हमें नहीं पता तो इस एंगल को मैंने मान लिया क्या? अल्फा, एंगल अल्फा. अब हमारा डेरिवेशन स्टार्ट होने वाला है.
यहां तक आई गेस सब लोगों को समझ में आ गया होगा कि हमने क्यों किया है और कैसे किया। ठीक है, अच्छा अब देखते हैं यहां पर इसका जो रिलेशन फाइंड करना है वो कैसे करें। सबसे पहले हमने बोला स्टेप 1, सिंस अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन से हमें क्या पता होना चाहिए, एंगल आई शुड बी इक्वल टू एंगल आर। इसको दे दिया मैंने इक्वेशन नंबर 1। ठीक, ऑल्सो अकॉर्डिंग टू फिगर या अकॉर्डिंग टू डायग्राम, डायग्राम ध्यान से देखें तो ये और ये दोनों लाइन पैरेलल है, तो दो लाइन पैरेलल और उनके बीच में कोई लाइन आ जाए, ये वाली लाइन जो बीएफ लाइन है और जो बीएल लाइन है, तो ये वाली भी देखिए, सॉरी बीसी लाइन जो है ये हमने बोल दिया बी और ये हो गया सी। तो अगर ये एंगल आई है और ये एंगल अल्फा है तो आपस में नजर आ रहे होंगे आपको, ये जेड बन रहा है यहां से ए ये वाला, तो ये एंगल आई और एंगल अल्फा क्या हो गए, ऑल्टरनेट एंगल। तो हम क्या लिखेंगे, अकॉर्डिंग टू फिगर एंगल आई शुड बी इक्वल टू एंगल अल्फा सिंस ऑल्टरनेट एंगल्स। ये हमने दूसरी प्रॉपर्टी कर ली, इसको बोल दिया इक्वेशन 2। क्लियरली बाय 1 और 2 हमने क्या कंक्लूजन निकाल लिया कि I is equals to R और I is equals to alpha, इसका मतलब alpha should be equals to angle R. So by 1 and 2 we get क्या मिलेगा हमको, एंगल अल्फा is equals to एंगल R, इक्वेशन नंबर 3। यहां तक हो गया। देखिए अब जब यहां हमने ये प्रूव कर दिया कि ये दोनों एंगल इक्वल है, एंगल अल्फा और एंगल R, तो अब हम यहां पर ट्राइंगल ले रहे हैं। तो नाउ स्टेप हमारे पास हो गई स्टेप 2। आप इसको चाहो तो स्टेप 2 इसको दे दो, इसको स्टेप 3 दे देते हैं। स्टेप 3 के अंदर हमने लिखा इन ट्राइंगल बी सी एफ, बी सी और ये वाला पॉइंट एफ, सभी को ट्राइंगल नजर आ गया बी सी एफ, ये वाला ये एंगल आर, ये एंगल अल्फा, ये बी सी और एफ। ठीक है, ध्यान से देखिए इस ट्राइंगल के अंदर एंगल अल्फा इज इक्वल टू एंगल आर है। तो आपने 10th के अंदर एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि कोई भी ट्राइंगल हो उसके अगर दो एंगल एक्स और वाई आपस में इक्वल हो तो उनकी जो अपोजिट साइड्स होती है वो भी इक्वल होती है। तो ये रूल क्या हो गया, इफ एंगल x इज इक्वल टू एंगल y देन AB शुड बी इज इक्वल टू AC। तो यहां पर कौन कौन सी लाइंस आपस में इक्वल होनी चाहिए, एक है अल्फा और R, ये दोनों इक्वल है तो इनके अपोजिट की साइड ही हो गई BC और सॉरी CF एंड BF। तो इसका मतलब मैं क्या लिख दूं, देयरफॉर CF इज इक्वल टू BF बाय प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल। ये होने के कारण प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल ये हो गई, इसको दे दी इक्वेशन 4। अच्छा अब यहां पर जो शुरू में मैंने अजम्पशन लिया था, अजम्पशन क्या था कि ये जो अपर्चर है वो बहुत स्मॉल है, तो अब यहां पर हम लिखेंगे सिंस द अपर्चर इज वेरी वेरी स्मॉल, सिंस द अपर्चर of mirror is very very small, therefore अगर ये अपर्चर बहुत छोटी है तो B पॉइंट और P पॉइंट पास पास में होंगे, therefore B पॉइंट is lying very very close to point P, पोल पॉइंट के पास में लाई कर रहा होगा। अगर B और P पास में लाई कर रहे होंगे तो जितनी डिस्टेंस, ये देखो यहां पर अगर ये पास में बना दूं, ये पॉइंट B और ये पॉइंट P, तो जो डिस्टेंस FB की होगी वही डिस्टेंस FP की भी होगी ऑलमोस्ट। तो यहां पे क्या लिख सकते हैं, therefore BF distance is almost equals to FP distance।
Therefore CF, इसको मैंने इसमें सब्स्टिट्यूट कर दिया, CF should be is equals to BF की जगह क्या सब्स्टिट्यूट कर दूं, FP. Equation number 5. Final step, step number 4. Now since ये जो CP डिस्टेंस है वो किन किन दो टुकड़ों से, दो पार्ट से मिलकर के बनी है, CP is made up of CF plus FP, और FP तो खुद क्या है, CF के बराबर है, तो मैं क्या लिख सकता हूं, CF plus CF. CP डिस्टेंस है R, CF डिस्टेंस अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन फोकस पॉइंट की पोल से डिस्टेंस, फोकल लेंथ, तो F plus F 2F, तो स्मॉल f इज इक्वल्स टू r बाय 2. ये हो गया हमारा रिक्वायर्ड रिलेशन. सो दिस इज द रिक्वायर्ड रिलेशन बिटवीन f एंड r. हाँ भाई, आई गेस सभी को समझ में आ गया, कितनों को समझ में आ गया? तो स्टार्ट करते हैं. रूल्स फॉर इमेज फॉर्मेशन, ध्यान दीजिएगा. वन ऑफ द रूल वी हैव कवर्ड ऑलरेडी, जो डेरिवेशन था f इज इक्वल्स टू r बाय 2, उस रिलेशन के अंदर कवर किया था. फिर भी जिनको नहीं पता है अच्छी बात है. तो रूल नंबर 1, फर्स्ट रूल, जब भी कोई लाइन प्रिंसिपल एक्सिस के, कोई भी इंसिडेंट रे अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो, तो वो इंसिडेंट रे आफ्टर हिटिंग द मिरर इट विल ऑलवेज पास टू द फोकस पॉइंट. What is the rule? First rule, whenever any incident ray will be parallel to the principal axis, then it will always pass to the focus after reflection through the mirror. ठीक. Second rule, अच्छा, always pass through from the focus or appear. In case of concave mirror, it will pass through, and in case of what convex, it will appear to pass through. अगर यही सिचुएशन कॉन्वेक्स के लिए ले लूं तो उसमें क्या बोलूंगा, इट विल अपीयर टू पास थ्रू फोकस या अपीयर टू डाइवर्स थ्रू फोकस पॉइंट. तो ये मैंने बना दी. फर्स्ट वन रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, दिस इज द इंसिडेंट रे, दिस इज पोल पॉइंट एंड दिस इज सेंटर पॉइंट. इनके मिड का पॉइंट हो गया एफ पॉइंट. तो ये रे इस तरह से डाइवर्स होगी या इस तरह से रिफ्लेक्टेड बैक होगी कि ये रे को अगर पीछे एक्सटेंड करोगे तो कहां से पास होती भी नजर आनी चाहिए या कहां से आती भी नजर आनी चाहिए, एफ पॉइंट्स. सो दिस इज आवर रूल नंबर 1. व्हेनेवर एनी इंसिडेंट रे इज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, देन इट विल ईदर पास थ्रू एक्चुअली फ्रॉम द फोकस पॉइंट इन द केस ऑफ कॉन्केव मिरर, और appear to diverge or appear to come from focus point in case of convex mirror. This is the rule number 1. ठीक. Second rule, rule number 2, vice versa rule. Rule number 2 कौन सा वर्सा, vice versa. क्या होता है vice versa? जो ये सही है तो इसका उल्टा भी सही है. बहुत से लोग मुझे 10th 11th 12th तक पूछते हैं कि सर व्हाट इज द मीनिंग ऑफ vice versa. तो जिनको पता है बहुत अच्छी बात है, नहीं पता तो शर्माने की कोई बात नहीं है, आज सीख लो. वाइस वर्सा, अगर ये चीज ठीक है तो इसका उल्टा भी सत्य है, ये सत्य है तो वो भी सत्य है. इसका उल्टा क्या हो जाएगा, हमने बोला अगर रे पैरेलल है तो एफ से पास होगी, तो इसका उल्टा क्या होगा, एफ से अगर कोई रे पास हो रही है तो आफ्टर रिफ्लेक्शन इट शुड बिकम पैरेलल. तो हमने बोला लेट्स सपोज दिस इज द एफ पॉइंट. If any ray is passing, any incident ray का पता कैसे चलेगा, एरो बनाओगे तो एरो से पता चल रहा है कि दिस इज द इंसिडेंट रे एंड दिस इज द रिफ्लेक्टेड रे. यहाँ एरो से पता चल रहा है कि ये इंसिडेंट रे और ये वापस से आ रही है तो ये है रिफ्लेक्टेड रे. सो दिस इज द इंसिडेंट रे. आफ्टर हिटिंग द सरफेस टू द मिरर इट शुड बिकम पैरेलल. दिस इज द रूल नंबर 2. इन केस ऑफ कॉन्केव. कॉन्वेक्स में भी रूल सेम वैलिड है. This is the P point. If any ray is parallel, sorry, parallel नहीं बनानी, F point से पास करवानी, तो ये हो गया इसका C point, ये हो गया इसका F point. If any ray was passing through focus, तो इसमें से तो F से तो पास कर ही नहीं सकती भैया, ऐसे मत बना देना ये कि ये ऐसे बना रहे हो, ऐसे मत बनाना.
इधर की तरफ डॉटेड, कभी भी इधर नहीं आ पाएगी। हाँ, बनाने के लिए आपको ट्रिक चाहिए तो ट्रिक ऐसी ही रहेगी। आप क्या करो, एफ से इधर डॉटेड 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 कर दो और इधर से सीधी निकाल दो और फिर एरो इधर की तरफ भी बना दो, फिर हो गई आपकी इंसिडेंट रे। तो इंसिडेंट रे कहां से पास होती हुई नजर आ रही है, एफ से। तो जैसे ही इस जगह हिट होगी, यहीं से रिफ्लेक्शन स्टार्ट हो जाएगा एंड इट विल बिकम पैरेलल। So this is a reflected ray, this is our incident ray. If any incident ray is passing through or appear to pass through from F point, then after reflection through the mirror, it should become parallel to the principal axis. So this is the vice versa rule. ठीक है? Rule number 3. Rule number 3 देखते हैं. So rule number 3 क्या रहेगा? अभी भावनाओं को समझना, ये सब ना सीधी है, पैरेलल है। किसी को टेढ़ी वेढ़ी दिख जाए तो भावनाओं को ध्यान रखना। रूल नंबर 3, if any ray is passing through or appear to pass through the center point, center of curvature point, ये C point, ये F point. If any incident ray is passing through center point, then after reflection it will retrace its path, that means come back on the same line. So if this is the incident ray passed through C point, then after hitting the surface on the mirror at point B, it will retrace its path BC again. So this will be the reflected ray. हाँ भाई, who is gonna explain me this point? तो C point को स्फेरिकल पोर्शन कहीं पे भी ज्वाइन कर दो, वो उसके लिए किसका काम करता है, नॉर्मल का। तो नॉर्मल वही हो गया, इंसिडेंट रे वही हो गई, एंगल आई हो गया 0, तो रिफ्लेक्टेड एंगल भी क्या होना चाहिए, 0, तभी होगा जब ये रिट्रेस करे ओवरलैप कुछ। ठीक, नेक्स्ट रूल। अच्छा, इफ दिस इज वैलिड फॉर कॉन्केव देन इट शुड बी वैलिड फॉर कॉन्वेक्स एज वेल। कैसे होगा वो देख लो आप जरा सा। ये कॉन्वेक्स बना दिया, इनसाइड शेडिंग कर दी, P पॉइंट, C पॉइंट, C पॉइंट, F पॉइंट। हमें क्या बोला गया है, इफ एनी रे इज पासिंग थ्रू C पॉइंट। तो यहां से मैंने एक रे ऐसे बनाई, देखिए, तो ये इंसिडेंट रे बोला, तो ये कैसे पता चल रहा है, इट इज अपीयर टू पास थ्रू सेंटर। तो अगर सेंटर से पास हो रही है और ये अगर मैंने ये रे यहाँ पे बनाई है, तो सेंटर से पास होने वाली लाइन अपने पाथ को रिप्लेस करेगी। तो इस टाइम पे ये इंसिडेंट रे है और यही इसकी रिफ्लेक्टेड रे होगी। सो दिस इज द नेक्स्ट, दिस वाज द नेक्स्ट रूल, रूल नंबर 1, 2, 3। नेक्स्ट रूल, नेक्स्ट रूल देख लेते हैं, 4th। If any ray is incident obliquely at some angle with the principal axis theta, then after reflection it will pass through in the opposite direction but with the same angle theta. अगर कोई भी इंसिडेंट रे प्रिंसिपल एक्सिस से थीटा एंगल बनाती हुई ऑब्लिकली हिट हो पोल पॉइंट पर, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन अपोजिट डायरेक्शन में, अपोजिट डायरेक्शन मतलब ये ऊपर थी तो ये नीचे हो गई, अपोजिट डायरेक्शन में सेम एंगल से रिफ्लेक्ट बैक होगी। रीजन ध्यान से देखें, अब यही यहाँ पे सी पॉइंट होगा, यहाँ पे एफ पॉइंट होगा। सीपी खुद अपने आप में किसका काम कर रही है, यहाँ पे रेडियस का काम कर रही है, और हमें पता है रेडियस पी पॉइंट के लिए क्या बोली जाएगी, नॉर्मल, क्योंकि टेंजेंट ये होगी। तो यहाँ पे कोई भी रे इंसिडेंट हो तो इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच का एंगल हमेशा क्या बोला जाएगा, एंगल आई। तो जितना एंगल आई होगा उतना ही तो एंगल आर होना चाहिए। तो अगर ये आई हमने थीटा बोल दिया था तो आर भी क्या होना चाहिए था, थीटा। तो अगेन दिस विल बी, तो रीजन समझ में आ गया होगा कि थीटा कैसे होता है।
Again, the same situation would be valid for concave mirror. Concave mirror के अंदर क्या हो जाएगा? ये हो गया, ये C, ये P. अगर ये यहां पर कुछ थीटा एंगल से इंसिडेंट हुई है इंसिडेंट रे, तो ये आफ्टर रिफ्लेक्शन इधर आएगी कितना एंगल से? थीटा एंगल से. सो दिस वाज द नेक्स्ट रूल. ये आपके रूल्स हो गए, 4 रूल्स, ये आपको ध्यान में रखने. तो दीज आर द मेन रूल्स ऑफ इमेज फॉर्मेशन. ये हमारे रूल्स खत्म हो गए साथ. अब कितनों को ये खत्म, ये सॉरी समझ में आ चुके हैं चारों? ये रूल समझ में आने के बाद अब हम इन पे इमेज फॉर्मेशन करेंगे कॉनकेव के थ्रू और कॉन्वेक्स के